हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये चैप्टर 11 है क्लास 11th का। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा आप इस वीडियो को देखो, और इसके अलावा हमारे इस चैप्टर के और वीडियोज़ भी आ गए हैं, आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है हमारा बच्चों वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। वो है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। हमने बच्चों देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में दो तरह के ट्रांसपोर्ट पढ़ने की बात की थी हमने। एक तो कहा था कि जाइलम के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पढ़ेंगे, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। और फ्लोएम जो होता है बच्चों वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से करेगा? जहाँ पे बनेगा। इसका मतलब फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, मतलब जहाँ पे बन रहा है फूड वहाँ से, और सिंक जहाँ पे ज़रूरत है फूड की वहाँ तक लेकर के जाएगा। ये काम होगा बच्चों फ्लोएम का। तो फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है बच्चों, क्या समझाया गया है। फूड प्राइमरली सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय द वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम फ्रॉम ए सोर्स टू ए सिंक। तो बच्चों यहाँ पे देखो फूड जो है, एक तो ये बता दिया कि जो ट्रांसपोर्ट होता है उसका सुक्रोज की फॉर्म में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें पता लग गई है कि ग्लूकोज की फॉर्म में जो है फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मगर उसका ट्रांसपोर्ट सुक्रोज की फॉर्म में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सुक्रोज ज़्यादा स्टेबल है ग्लूकोज के मुकाबले। तो इसलिए बच्चों जो फूड का ट्रांसपोर्ट है सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ये बात पता लग गई। कौन कर रहा है बच्चों? फ्लोएम कर रहा है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम। और कहाँ से? जहाँ पे बन रहा है, मतलब अगर लीफ में बन रहा है और जैसे कि ज़रूरत है जहाँ पे सिंक, उस पार्ट को बोलेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो वहाँ तक लेकर के जाने का काम कौन कर रहा है बच्चों? फ्लोएम कर रहा है। यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट यूजुअली द सोर्स इज अंडरस्टूड टू बी दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच सिंथेसाइजेज द फूड। जैसे कि लीफ हो गया, कि जनरली बच्चों सोर्स क्या होता है? सोर्स वो पार्ट ऑफ प्लांट होता है जो कि फूड को बनाता है, सिंथेसिस करता है। तो जैसे कि लीफ हो गया, तो लीफ हमारा क्या है? सोर्स है। अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, दिन का टाइम है और फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको पता है कि बच्चों फूड बनेगा, और फूड बनेगा तो वहाँ पे जो लीफ में अक्यूमुलेट होगा। ठीक है। अब एंड द सिंक, सिंक कौन सा पार्ट होगा? द पार्ट दैट नीड्स और स्टोर्स द फूड। वो पार्ट जो होगा प्लांट का, वो पार्ट कहलाएगा सिंक, जो जिसको जरूरत है एक तो फूड की, और जो स्टोर भी कर सकता है उस पार्ट को हम बोलेंगे बच्चों सिंक बोलेंगे। अब आगे देखते हैं। ठीक है। बट द सोर्स एंड सिंक में बी रिवर्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन और द प्लांट्स नीड। ये इस पे चेंज हो सकता है। क्योंकि देखो बच्चों, देखो नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या देखा, जो लीफ था, जब नॉर्मल कंडीशन थी लीफ तो सोर्स का काम कर रहा था। कंडीशन कैसी थी? नॉर्मल, मतलब डे के टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट के अंदर, उस टाइम पे लीफ जो है सोर्स का काम कर रहा था, रूट जो कि सिंक का काम कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होने के दौरान नॉर्मल कंडीशंस में लीफ सोर्स का काम करता है और रूट जो है सिंक का काम करती है। अब ये चेंज हो सकता है बच्चों, किस पे डिपेंड करता है ये? एक तो सीजन पे डिपेंड करता है कि सीजन कौन सा चल रहा है, और एक प्लांट की नीड्स क्या है, कि प्लांट की नीड्स हो सकता है कभी कभी कुछ एनवायरमेंटल चेंज आने की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से चेंज हो जाती हैं, तो उसके कारण भी ये चेंज हो सकती है रिलेशनशिप अगर हम देखेंगे। तो बच्चों इसमें क्या बताया कि या तो सीजन की वजह से चेंज हो रहा है या फिर नीड्स जो है प्लांट की उसकी वजह से चेंज हो सकता है। शुगर स्टोर्ड in roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of trees act as sink। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है कि जब शुगर जो स्टोर्ड थी रूट्स के अंदर, देखो यहाँ पे जो अर्ली स्प्रिंग का टाइम, उस टाइम पे रूट्स में जो फूड स्टोर था बच्चों, टाइम कैसा है? अर्ली स्प्रिंग, जब आपको पता है कि जो बर्ड्स हैं अभी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं, उनका डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है। तो बर्ड्स का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ, तो उस टाइम पे बर्ड्स जो है सिंक का काम कर रही हैं। रूट जिसके पास में फूड स्टोर्ड है बच्चों, वो सोर्स का काम कर रही है। वो किसका काम कर रही है बच्चों? सोर्स का। और बर्ड्स जो है सिंक का काम कर रही हैं। अब इस टाइम पे जो बर्ड्स का डेवलपमेंट होगा तो बर्ड्स क्या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती हैं, बर्ड्स जो है लीफ में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो है स्टेम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जब तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि उनको किसी और से फूड लेना पड़ेगा। इस टाइम पे रूट जो है सोर्स का काम कर रही हैं, बर्ड्स जो है सिंक का काम कर रही हैं। कब? जब अर्ली स्प्रिंग है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों जो है रूट जो है सोर्स बन गई है, और जो बर्ड्स हैं, नई बर्ड जो हैं अभी डेवलपमेंट जिनका होना है, वो सिंक का काम कर रही हैं। तो यहाँ पे सीजन की वजह से कैसा? सीजन अर्ली स्प्रिंग की बात हो रही है। ठीक है।
दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, दे नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ, उनको एनर्जी चाहिए ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ द फोटोसिंथेटिक अपैरेटस, और वो फोटोसिंथेटिक अपैरेटस का डेवलपमेंट होने के लिए उनको ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो एनर्जी वो स्टोर्ड फूड जो है रूट से लेंगे, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए आपको पता है कि वहाँ पे जब तक वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं होगा तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो फोटोसिंथेटिक अपैरेटस के बारे में फोटोसिंथेसिस जो पढ़ते हैं हम वो सब बातें पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो है वेल डेवलप्ड हो जाने चाहिए। सिंस द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, ये आपको पता लगेगा कि जो सोर्स और सिंक रिलेशनशिप है बच्चों वेरिएबल होती है, क्योंकि देखो एक टाइम पे रूट जो है सिंक का काम कर रही थी जब एक्टिव फोटोसिंथेसिस हो रहा था डे टाइम में, फिर एक सीजन चेंज की वजह से क्या हुआ कि रूट जो है सोर्स का काम करने लगी सिंक की जगह, और वहाँ पे बर्ड्स को वो जो है फूड प्रोवाइड करने लगी। तो इसलिए ये सोर्स और सिंक की जो रिलेशनशिप है बच्चों वो वेरिएबल है। The direction of movement in the phloem can be, direction of movement in the phloem can be upwards, downward, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों बाई डायरेक्शन। देखो जब लीफ जो है अपर पार्ट था, ठीक है, और रूट जो है जो सोइल के अंदर है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, अगर लीफ से रूट में आएगा तो डाउनवर्ड्स मूवमेंट हो गया, ठीक है। और अगर रूट से बर्ड की तरफ जाएगा, बर्ड ऊपर जो है, ठीक है, सोइल से ऊपर है, एरियल पार्ट्स में है, और रूट जो है सोइल के नीचे, तब रूट से उसकी जो बर्ड से उसकी तरफ जाएगा तो अब बच्चों अपवर्ड्स मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट भी पॉसिबल है और यहाँ अपवर्ड भी। तो इसलिए फ्लेम के अंदर से मूवमेंट जो होता है बच्चों फूड का वो कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो इसलिए हम उसको बाई डायरेक्शनल बोल रहे हैं, वो अपवर्ड भी हो सकता है और वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। जब तक यहाँ पे हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रास्ट, उसी की बात हो रही, दिस कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ द जाइलम वेयर मूवमेंट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल दैट इज अपवर्ड्स। इससे पहले हमने बच्चों जाइलम से पढ़ा था और यूनिडायरेक्शनल बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि वो हमेशा अपवर्ड्स होता था, मतलब रूट से और एरियल पार्ट उसकी तरफ होता था हमेशा, तो यूनिडायरेक्शनल था और हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही होता था जाइलम से, जबकि फ्लोएम से दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड्स भी होता है डाउनवर्ड्स भी होता है। हैंस अनलाइक वन वे फ्लो ऑफ वाटर इन द ट्रांसपीरेशन, जैसे कि आपको पता है कि वन वे फ्लो होता है वाटर का, ट्रांसपीरेशन जब होता है तो फूड इन फ्लोएम सैप कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन सो लॉन्ग एज, वो कह रहे कि फ्लोएम सैप में जो है फूड का जो किसी भी डायरेक्शन में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो लॉन्ग एज कैसे, किस पे डिपेंड करेगा, देयर इज अ सोर्स ऑफ शुगर एंड सिंक एबल टू यूज स्टोर और रिमूव द शुगर, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, बस एक सोर्स होना चाहिए शुगर का और एक वहाँ पे सिंक होना चाहिए, जो कि सिंक क्या है उसको यहाँ से यूज़ कर सके उसको, ठीक है, और उसको स्टोर कर सके और वहाँ से शुगर को रिमूव कर सके। तो यही काम है कि फ्लेम सैप के जो है मोमेंट जो होता है वो एनी रिक्वायर्ड डायरेक्शन में हो सकता है, बस उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, एक तो सोर्स होना चाहिए और एक सिंक होना चाहिए जो कि उस वहाँ से शुगर को यूज़ कर पाए या स्टोर कर ले, और या फिर वहाँ उस जो फ्लेम के अंदर है उसके अंदर से इसको रिमूव कर ले। तो इसलिए इसकी डायरेक्शन जो है डिपेंड करेगी रिक्वायरमेंट पे। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं फ्लोएम सैप किस किस का बना होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के एग्जाम में आ सकता है, तो नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज, ये आपको पता लगा कि मेनली क्या है, क्योंकि हम फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फूड क्या है, शुगर है, शुगर कौन सी है, सुक्रोज की फॉर्म में हो रही है, और वाटर मीडियम का काम कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो वाटर सुक्रोज तो हो गई, बट अदर शुगर्स भी हो सकती हैं, हार्मोन्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं बच्चों, हार्मोन्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए साथ में क्या होगा, एंड अमीनो एसिड्स और अमीनो एसिड्स। तो फ्लोएम सैप के बारे में पूछेगा तो बच्चों क्या क्या होता है, वाटर होता है, शुगर होता है, अदर शुगर्स हो सकती हैं, ठीक है, हार्मोन्स हो सकते हैं, और अमीनो एसिड्स की बात हो सकती है कि यहाँ पे फ्लोएम सैप का पार्ट हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि फ्लोएम सैप किस किस का बना है, या यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि फ्लोएम सैप में कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। और ऑल्सो ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम, और यहाँ से क्या होता है इनका ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जब लॉन्ग डिस्टेंस पे बल्क अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रहा हो तो उसको बोलते हैं बच्चों ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि बल्क अमाउंट में हो रहा है इसलिए उसको हम ट्रांसलोकेशन बोल रहे हैं। फ्लोएम जो है आपको पता है कि फ्लोएम के अंदर से मास फ्लो होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है कि फ्लोएम सैप के जो कंपोनेंट्स वो कौन कौन है, वाटर है, सुक्रोज है, अदर शुगर्स हैं, हार्मोन्स हैं और अमीनो एसिड्स हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या समझाया गया है अब वो समझते हैं। प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में हम पढ़ते हैं।
द प्रेशर फ्लो, मतलब जो फ्लेम के अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों, उसके लिए एक थ्योरी दी गई है। उस थ्योरी और हाइपोथेसिस का नाम है द प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। जैसे कि आपको पता है मास फ्लो क्या होता है, कि मतलब एक सब्सटेंसेस का या कुछ सब्सटेंसेस का मूवमेंट जो होता है वो बल्क अमाउंट में हो रहा है 1 पॉइंट टू अनदर, और क्यों हो रहा है कि जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रेशर ग्रेडियंट ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मास फ्लो। तो यहाँ पर भी वही होगा कि यहाँ पे जहाँ पे फूड बनेगा सोर्स और जहाँ पे जाना है सिंक, वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट होगा उन दोनों के बीच में, इस वजह से वहाँ पे मूवमेंट होगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस और प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। The accepted mechanism used for the translocation of sugars from sucrose, sorry, from source, क्या है, from source to sink is called the pressure flow hypothesis। इसी को हम बोलते हैं pressure flow hypothesis। accepted mechanism, ठीक है, used for the translocation of sugars from source to sink is called pressure flow hypothesis। ये फिगर 11.10 में दिखाया गया, किस में दिखाया गया, 11.10 में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चों जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड एट द सोर्स बाय फोटोसिंथेसिस। जो फूड का फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पे किस फॉर्म में होता है बच्चों, वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू सुक्रोज डाइसैकेराइड की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, कि ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी बात को बच्चों मैंने यहाँ पे समझाया है आपको। देखो ग्लूकोज के बारे में बातें बताई हैं। ग्लूकोज क्या है, सिंथेसिस फॉर्म ऑफ फूड। क्या है बच्चों, सिंथेसिस फॉर्म ऑफ फूड। ये जिस फॉर्म में सिंथेसिस होता है उसको बोलते हैं हम ग्लूकोज, ठीक है। रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर है, ये बात बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे आप। यहाँ पे फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, जितने मोनोसैकेराइड होते हैं सब रिड्यूसिंग होते हैं, उन पे फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। ये सब बात भी वहाँ बायोमोलिक्यूल में ही पढ़ेंगे। तो इसका याद रखना कि रिड्यूसिंग है, किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ये, ठीक है। तो रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे इसका ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ये बात ठीक है, ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ये बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिड्यूसिंग होना इसके लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सुक्रोज किस फॉर्म में ये जो है बच्चों ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट फॉर्म कौन सी है बच्चों, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है सुक्रोज। तो याद रखना ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर क्या है बच्चों, सुक्रोज। क्या है, सुक्रोज। ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग है बच्चों, इसमें फ्री एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है। तो सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है इसलिए ये मोर स्टेबल है, ठीक है। कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग, अभी किसी के साथ जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, तो इसलिए नॉन रिड्यूसिंग होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो गई है, और इसकी वजह से इसका ट्रांसपोर्ट करना इस फॉर्म में थोड़ा आसान है। ऑस्मोटिकली एक्टिव है, ऑस्मोटिकली एक्टिव कैसे, मतलब इसके कारण जो है अगर वहाँ पे सोल्यूट बढ़ेगा तो ये वहाँ पे डिमांड ऑफ वाटर बढ़ा देगी, ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ा देगी। तो ये बात सही है, जो कि रिक्वायर्ड भी है, ये काम में भी आएगी भी। फिर आता है बच्चों की ये स्टार्च जो है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं बच्चों जो शुगर को स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टोरेज फॉर्म जो होती है वो स्टार्च होती है कुछ प्लांट्स के अंदर, ठीक है। सब में नहीं होती, कुछ प्लांट्स में होती है, किसी में जो है सेलुलोज भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्टोरेज फॉर्म क्या है बच्चों, स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, ये इसलिए क्यों करते हैं स्टोरेज फॉर्म में, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव या इनर्ट है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर यहाँ पे स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ती भी है, अगर स्टोर्ड फॉर्म में अगर ये है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे ऑस्मोटिक इफेक्ट पे कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं आएगा। मतलब चाहे आप ज़्यादा स्टार्च स्टोर कर लो, चाहे आप कम स्टोर कर लो, उसकी वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट नहीं आएगा। जनरली क्या होता है बच्चों, अगर सोल्यूट का इफेक्ट आता है जिसको ऑस्मोटिक इफेक्ट बोलते हैं, अगर स्टार्च की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वहाँ पे अमाउंट बढ़ेगी, तो वहाँ पे पानी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। और अगर वहाँ पे स्टार्च की कंसंट्रेशन कम स्टोर्ड है तो वहाँ पे पानी की डिमांड कम हो जाएगी। तो ये इफेक्ट नहीं देखने को मिलता क्योंकि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है या इनर्ट है। तो इस वजह से ही प्लांट्स में जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। यही वो रीज़न है, क्योंकि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये एक अच्छा रीज़न है कि क्यों जो है, अगर रीज़न यहाँ पे पूछा जाएगा क्यों स्टोर होती है, क्योंकि ऑस्मोटिकली इनएक्टिव या इनर्ट है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इफेक्ट नहीं होता स्टार्च का, इसलिए इसको प्लांट्स जो है इस फॉर्म में स्टोर करना प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ प्लांट्स मिलती हैं। तो पहले हम प्रेशर फ्लो समझते हैं, फिर हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिर उसको पढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पे मैंने समझाया है कि जो फूड ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, यहाँ पे इस चीज़ को मैंने प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस जो है इसकी हेल्प से यहाँ पे समझाया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा सोर्स है, ये हमारा लीफ है और ये हमारा सोर्स का काम कर रहा है। अब लीफ में बच्चों देखो आपको पता है कि लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगा डे टाइम में जब, ठीक है, तो उस टाइम पे ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा फूड। किस फॉर्म में बनेगा बच्चों, ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा। यही तो सिंथेसिस फॉर्म है जो फूड होता है उसकी।
अब देखो उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, ये सुक्रोज की फॉर्म में किस में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर क्या है बच्चों, सुक्रोज है, ये आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। तो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली। आसपास की जितनी भी सेल होंगी बच्चों, यहाँ पे और सेल्स भी है, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, और वहाँ पे भी जो मेसोफिल सेल है लीफ की, उसमें फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा होगा और वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो रहा होगा। और जितना उनको जरूरत हो कितना वो रख रहे होंगे, बाकी वो जो है आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रेडी कर रहे होंगे ताकि सिंक तक उनको ट्रांसपोर्ट कर दें, ज़्यादा अक्यूमुलेशन ना हो। फिर बच्चों क्या होगा, ये जो है ये चीज़ फिर मूव करवाएंगे, सुक्रोज जो जितना भी एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले जो है बच्चों ये फ्लेम के अंदर जाएगा। तो फ्लेम के अंदर जाएगा सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा बच्चों, ये कंपेनियन सेल में। कहाँ पहुँचेगा बच्चों, कंपेनियन सेल में, जो कि फ्लेम का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए सीयू ट्यूब जो होती है बच्चों, सीयू ट्यूब और यहाँ पे जो सोर्स है, जो सोर्स है हमारे लिए, सोर्स क्या है, लीफ। तो इन दोनों के बीच में कंपेनियन सेल रहती है। सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा बच्चों, सुक्रोज कंपेनियन सेल में। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसी को हमारे लिए क्या होगा बच्चों, लोडिंग कहेंगे। इसको हम कहेंगे लोडिंग, की लोड हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, लोड हो गया है। क्या हो गया है, लोड हो गया। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सुक्रोज जो है कंपेनियन सेल में पहुंचेगा, तो इसका नाम बोलेंगे लोडिंग। और ये लोडिंग करने के लिए हमें चाहिए एटीपी। हमें क्या चाहिए बच्चों, एटीपी, मतलब हमें एनर्जी चाहिए। तो लोडिंग जो होती है बच्चों वो एनर्जी डिपेंडेंट है, मतलब एक्टिव प्रोसेस है। कैसी है, एक्टिव प्रोसेस है। जब एटीपी जो है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में ब्रेक हो जाएगा तो इसका बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी निकलेगी, वही लोडिंग के लिए यूज की जाती है। तो लोडिंग हमेशा एक्टिव होती है। कैसी होती है बच्चों, एक्टिव। और फिर ये कंपेनियन सेल इसको मूव करवा देगी बच्चों यहाँ पे सीयू ट्यूब के अंदर। कहाँ पे मूव करवा देगी बच्चों, सीयू ट्यूब के अंदर ये मूव हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा बच्चों, सीयू ट्यूब के अंदर मूव हो जाएगा। सुक्रोज जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा एक्टिव लोडिंग होने के बाद में, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, स्टेप एक्टिव लोडिंग। सबसे पहला स्टेप एक्टिव लोडिंग। जैसे ही सीयू ट्यूब में पहुंचेगा वहाँ पे सोल्यूट की अक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूट यहाँ पे देखो अक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे सोल्यूट अक्यूमुलेट होगा तो ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब पानी का डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। तो हमारा सुक्रोज का एक सोल्यूट है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो बच्चों यहाँ पे क्या होगी, ऑस्मोटिक इफेक्ट भी बढ़ेगा। ऑस्मोटिक इफेक्ट भी बढ़ेगा, तो ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ेगा तो उसको चाहिए पानी, सीयू ट्यूब को। पानी कहाँ से आएगा बच्चों, जो पास में ही जाइलम है, वेस्कुलर बंडल का पार्ट क्या है, फ्लोएम के साथ में जाइलम भी है। तो जाइलम में जो वाटर होगा बच्चों, जाइलम में जो वाटर होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जाइलम के अंदर से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहाँ पे पानी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, वाटर का मूवमेंट होगा सीयू ट्यूब के अंदर। जब ये मूवमेंट होगा तो इसको हम बोलेंगे बच्चों ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा पानी का मूवमेंट होगा, जाइलम से सीयू ट्यूब के अंदर पानी आ जाएगा। और ये जो सुक्रोज थी, जो शुगर थी, ठीक है, जो सोल्यूट था, उसको डिजोल्व कर देगा, उसके इफेक्ट को कम कर देगा। मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो वहाँ पे ज़्यादा लग रहा था वो कम हो जाएगा पानी आने की वजह से। मगर पानी आने से भी तो एक प्रेशर लगेगा, क्योंकि सेल के अंदर जब पानी आता है तो उसके कारण वो सेल मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर लगाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उस प्रेशर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। अगर आपने टर्गर प्रेशर के बारे में नहीं जाना है तो बच्चों इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, पहले हम पढ़ चुके हैं, वो मैं आई बटन में लगा दूंगा। तो जैसे ही बच्चों पानी आएगा ऑस्मोसिस के द्वारा सीयू ट्यूब के अंदर, तो हमारा क्या होगा, टर्गर प्रेशर राइज करेगा। क्या बढ़ेगा बच्चों, टर्गर प्रेशर राइज करेगा। तो ट्रिगर प्रेशर राइज कर रहा है, अब ट्रिगर प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, पानी बढ़ेगा तो ऑस्मोटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। और ट्रिगर प्रेशर का इफेक्ट मतलब पानी के द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होगा उसका इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर क्या हो गया, इस पॉइंट पे जहाँ पे सीयू ट्यूब के अंदर यहाँ पे पानी आ गया है, सुक्रोज प्रेजेंट है, तो यहाँ बच्चों ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो जहाँ पे इसे जाना है बच्चों, जहाँ पर इसे जाना है, इस पॉइंट पे इसको जाना है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर देखो, ना तो यहाँ पे सुक्रोज है ना यहाँ पे पानी है, तो यहाँ ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम होगा, तो इसका मतलब एक पॉइंट पे ट्रिगर प्रेशर ज़्यादा है जहाँ पे पानी की पोटेंशियल ज़्यादा, ये कहेंगे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, और एक पॉइंट जहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम है और वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है। और पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है बच्चों, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, या फिर ये कहेंगे हाई ट्रिगर प्रेशर टू लो ट्रिगर प्रेशर। दोनों ही बातें एक ही हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर भी पानी की वजह से और वाटर पोटेंशियल भी पानी की वजह से। तो हमारा जो मूवमेंट होगा पानी का कहाँ से कहाँ होगा बच्चों, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ पानी मूव करेगा। जब पानी मूव करेगा इस पॉइंट से, ठीक है, जहाँ पे ट्रिगर प्रेशर हाई है और जहाँ पे ट्रिगर प्रेशर लो है, तो पानी मूव करेगा, साथ में सुक्रोज जो है, जो डिजोल्व है पानी में बच्चों, वो भी तो मूव करेगी। तो यहाँ पे सुक्रोज का मूवमेंट पानी के साथ होगा। और यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है सीयू ट्यूब के अंदर जो है पानी के मूवमेंट के लिए, वो क्या है,
ट्रिगर प्रेशर का डिफरेंस। क्या है? ट्रिगर प्रेशर का डिफरेंस। क्या है बच्चों? ट्रिगर प्रेशर का डिफरेंस। तो इस यही हमारे लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाता है कि ट्रिगर प्रेशर का मूवमेंट होने के लिए। तो क्या है बच्चों? वो ट्रिगर प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से पानी का मूवमेंट होगा। पानी का मूवमेंट होगा तो सुक्रोज का भी मूवमेंट होगा। ठीक है, और सुक्रोज जब मूव करेगी तो बच्चों ये कहाँ से पास करेगी? सीव प्लेट से। बीच में क्या लगी है बच्चों? सीव प्लेट्स। और इसमें पोर दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है? इनको पोर का नाम है सीव पोर। यहाँ पे क्या है? सीव पोर। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्टैंड्स बने होते हैं, ट्यूब्स बनी होती है जिसके अंदर से पास करता है। तो बच्चों सीव प्लेट के अंदर से ये पास करेगा और सीव पोर्स के जो है वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होंगे उनके अंदर से ये पास करते हुए आगे जाएगा। तो ये सीव पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है सीव प्लेट्स के अंदर। ठीक है, सीव प्लेट्स कैसी हैं बच्चों? देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाई है सीव प्लेट आपको, ये वाली सीव प्लेट दिखाई है। इसमें देखो पोर दिखाए हैं मैंने कि यहाँ पे पोर हैं इसके अंदर, और इसमें जो है साइटोप्लाज्मिक स्टैंड एक्सटेंड हो रखे हैं इसके, जो कि नेक्स्ट वाली सीव प्लेट होगी इसके ऊपर और नीचे उन दोनों से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये ट्यूब की फॉर्म में यहाँ पे आपको अपीयर होंगी, जो साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स एक्सटेंड होने पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सीव ट्यूब्स वहाँ पे बनती हुई दिखाई देंगी। यही जो है बच्चों सीव प्लेट जो होती है एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहती हैं और ये कंटिन्यूस चैनल बनाती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड का ट्रांसपोर्ट, जिसमें वाटर के साथ में जो है फूड या सुक्रोज जो है मूव कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे सी ट्यूब के अंदर जो मूवमेंट होगा वो पैसिव होगा, वो हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पे सी ट्यूब के अंदर से मूवमेंट कैसा होगा बच्चों? पैसिव। पहला स्टेप क्या था? लोडिंग, जो कि एक्टिव था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है सी ट्यूब के अंदर से मूवमेंट जो होगा, ट्रांसलोकेशन जो होगा, कहाँ? सोर्स जो यहाँ पे है और वहाँ सिंक की तरफ जाएगा तो ट्रांसलोकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जब होगा बच्चों ये पैसिव होगा। ये कैसा है? पैसिव, क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे मान लो पहुँच गया है, यहाँ पे हमारा जो है जो वाटर था, जो पानी था और जो सुक्रोज वो पहुंच गई है। अब ये सिंक पे, यहाँ पे सिंक के पास में पहुंच चुका है, जहाँ तक इसका ट्रांसलोकेशन होता है वहाँ तक हो गया है। अब क्या होगा बच्चों? इसको यहाँ से शुगर, जितनी भी शुगर है या सुक्रोज है उसको रिमूव करेंगे। शुगर या सुक्रोज जितनी भी है उसको रिमूव करने का काम। तो अगर रिमूव करेंगे तो बच्चों उसको हम बोलते हैं अनलोडिंग, उसको बोलेंगे हम अनलोडिंग। जैसे कि लोडिंग हुई है वैसे ही अनलोडिंग होगी। अनलोडिंग के लिए भी हमें बच्चों क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी की फॉर्म में। और ये एनर्जी निकलेगी तो कैसे निकलेगी बच्चों? एटीपी से जब एडीपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने से एनर्जी निकलेगी और एनर्जी जब रिलीज होगी बच्चों वही एनर्जी यूज की जाएगी शुगर को, जो सुक्रोज है उसको रिमूव करने के लिए फ्लोएम ट्यूब के अंदर से। तो ये कंपेनियन सेल में आएगा सबसे पहले। सुक्रोज रिमूव होगा बच्चों कहाँ है? कंपेनियन सेल में, क्योंकि सिंक और ट्यूब के बीच में कंपेनियन सेल है। पहले वहाँ पे आएगी अनलोडिंग होकर के, ये एक्टिव प्रोसेस है। और फिर ये फाइनली बच्चों कहाँ पहुँचेगी? ये पहुँचेगी बच्चों सिंक के अंदर। कहाँ पहुँचेगी बच्चों? सिंक के अंदर जो है पहुँच जाएगी सुक्रोज हमारी। ठीक है, और जैसे सुक्रोज पहुंचेगी बच्चों, सुक्रोज अगर रिमूव कर दिए यहाँ से तो यहाँ पानी पानी बचा। पानी बचेगा तो यहाँ पे देखो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो यहाँ पे पानी का कुछ काम नहीं है, तो वापस क्या करेगा बच्चों? वापस से पानी यहाँ पर जाइलम के अंदर आ जाएगा। कहाँ पे आएगा? जाइलम में। जाइलम में पानी की ज़रूरत है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको अपवर्ड मूवमेंट करवाना है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों जो एक्स्ट्रा पानी होगा अब सुक्रोज के रिमूव होने के बाद में वो पानी जाइलम में वापस से वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वो डिफ्यूज़ कर जाएगा। ठीक, अब अनलोडिंग कैसी प्रोसेस है बच्चों? ये बताओ। एक्टिव प्रोसेस है। कैसी है? एक्टिव प्रोसेस। वैसे अब देखो यहाँ पे सुक्रोज आ गई है, अगर रूट में उसको यूज़ करना है सुक्रोज को बच्चों, डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। किस फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकता है, या फिर इसका आइसोमर जो फ्रुक्टोज की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेगा। तो उस फॉर्म में इसको ब्रेक डाउन करके ये यूज़ करेगा। तो अगर यूज़ करना होगा तो यूज़ करेगा। मगर अगर उसके पास में एक्स्ट्रा शुगर है बच्चों और उसको स्टोर करना है तो किस फॉर्म में स्टोर करता है बच्चों? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। कुछ प्लांट्स में जो है दूसरी फॉर्म भी मिल सकती है। तो ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है बच्चों? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। तो स्टोर्ड फॉर्म जो होगी हमारी शुगर की वो क्या होगी बच्चों? स्टार्च, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनएक्टिव है। क्यों है बच्चों? अभी बताया, ऑटोमेटिकली इनएक्टिव या इनर्ट है। चाहे आप कितनी भी कंसंट्रेशन, चाहे ज़्यादा स्टार्च स्टोर करें चाहे कम स्टोर करें, उसकी वजह से जो वाटर स्टेटस होगा सेल का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब अगर वहाँ पे स्टार्च बढ़ाओगे तो वाटर ज़्यादा नहीं लेगी सेल, और अगर कम करोगे तो वो वाटर कम नहीं लेगी। मतलब वो वाटर स्टेटस के रिलेशन में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनएक्टिव है, मतलब उसका ऑटोमेटिक इफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए जो है स्टार्च जो है ऑटोमेटिकली इनर्ट होने की वजह से ही इस फॉर्म में जो है शुगर को प्लांट स्टोर करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ बच्चों कितने स्टेप्स हैं? अगर कोई आपसे पूछे तो कितने स्टेप्स हैं आप बताओगे? 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है बच्चों? सोर्स से जब फ्लेम में आएगा शुगर तो उसको बोलेंगे लोडिंग। और ये
प्रोसेस कैसी है, एक्टिव प्रोसेस। ये कैसी है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस। सेकंड स्टेप कैसा है बच्चों, जब ट्रांसलोकेशन होगा, जो फ्लोएम के अंदर आ गया है वहाँ पे ट्रिगर प्रेशर बढ़ जाता है पानी आने की वजह से, ठीक है, पानी कहाँ से आएगा, जाइलम से आएगा, तो उस टाइम पे ट्रांसलोकेशन होगा सुक्रोज का, शुगर का, और वो ट्रांसलोकेट होकर के सिंक की तरफ जाएगा फ्लोएम के अंदर। तो वो प्रोसेस कैसा है बच्चों, पैसिव है, जिसमें हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल पानी का मूवमेंट हो रहा है। तो वो प्रोसेस कैसी है, वो प्रोसेस है पैसिव प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन कैसी है बच्चों, पैसिव। फिर होगा लास्ट में अनलोडिंग, जब फ्लोएम के अंदर से बच्चों शुगर को रिमूव किया जाएगा तो अनलोडिंग के लिए भी हमें चाहिए एटीपी एनर्जी। तो ये प्रोसेस कैसी है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और सिंक में फिर सुक्रोज आ जाएगी और पानी वापस से अपना जो है चला जाएगा जाइलम के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे 3 स्टेप है, लोडिंग जो कि एक्टिव है, ट्रांसलोकेशन जो कि पैसिव है, और फिर अगर फर्दर अगर हम देखें अनलोडिंग जो कि एक्टिव है। और फिर सिंक में जा करके वो जितना यूज़ करना होगा सुक्रोज उतना बच्चों यूज़ कर लेगा, और फर्दर जितना है स्टोर करना है उस स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। तो ये मैकेनिज्म हुआ बच्चों सोर्स से सिंक की तरफ कैसे फूड मूव करता है, ठीक है। अब ये जो है रूट अगर किसी टाइम पे सीजन चेंज होने की वजह से या प्लांट नीड चेंज होने की वजह से सोर्स का काम करे तो बच्चों फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब अगर ये सोर्स का काम करेगी तो फिर ये लोडिंग होगी इससे, और फिर बच्चों इससे ट्रांसलोकेशन होगा, और फिर जहाँ पे सिंक होगा जैसे कि बर्ड्स हैं उनकी तरफ अगर लेकर के जाएगी तो फिर वहाँ पे अनलोडिंग होगी, फिर बर्ड्स में जा करके वो सुक्रोज पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसलिए सोर्स और सिंक का रिलेशनशिप बदल सकता है, मतलब जो सोर्स का काम कर रहा है सिंक बन सकता है, ठीक है, और जो सिंक बन रहा है वो सोर्स का काम कर सकता है। तो मगर मैकेनिज्म जो है वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस वो बिल्कुल सेम रहेगा कि पहले लोडिंग होगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगा, और फिर अनलोडिंग होगा। लोडिंग और अनलोडिंग दोनों एक्टिव हैं और ट्रांसलोकेशन पैसिव है। उम्मीद करूँगी बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। अब एनसीईआरटी में देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। द शुगर इज देन मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किस फॉर्म में मूव करती है, जो ट्रांसपोर्ट फॉर्म है सुक्रोज की फॉर्म में, इनटू द कंपेनियन सेल, ये हमने पढ़ लिया कंपेनियन सेल में जाती हैं। देन इनटू द लिविंग फ्लोएम सीव ट्यूब सेल। कैसी हैं फ्लोएम ट्यूब सेल जो होती हैं बच्चों, सीव ट्यूब सेल, वो लिविंग होती हैं। कैसी होती हैं, लिविंग होती हैं भाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे आता है बच्चों, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपने पढ़ लिया। लोडिंग कैसी है, कंपेनियन सेल में आएगा, फिर लिविंग फ्लोएम की ट्यूब सेल्स में आ जाएगा, सीव ट्यूब सेल्स में बच्चों वो कैसे आएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होकर कैसे आएगा, एक्टिव एनर्जी की द्वारा आएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस है, अगर यहाँ पे लोडिंग हो रही है एट प्रोड्यूसेस है हाइपरटोनिक कंडीशन इन द फ्लोएम। कैसी कंडीशन होगी बच्चों, हाइपरटोनिक, बिल्कुल सही बात है। सोल्यूट बढ़ेगा, मैंने बताया था ऑस्मोटिक इफेक्ट बढ़ेगा, यहाँ पे उसको कैसी कंडीशन बता दी, हाइपरटोनिक कंडीशन प्रोड्यूस होंगी। तो ये बात आप बता सकते हो। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, जो कि एडजेसेंट जाइलम उसके पास में जाइलम होगा फ्लोएम के पास में, मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के द्वारा बच्चों जो है वाटर का मूवमेंट होगा और वो फ्लोएम में आ जाएगा, क्योंकि हाइपरटोनिक कंडीशन है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको वहाँ पे डिजोल्व करने के लिए, उसको ऑस्मोटिक इफेक्ट कम करने के लिए पानी का मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस के द्वारा। एज ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड्स अप द फ्लोएम, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप होगा, ठीक है। सैप विल मूव टू एरियाज ऑफ लोअर प्रेशर, क्योंकि इस ऑस्मोटिक प्रेशर के बच्चों उन्होंने क्या बोला, ट्रिगर प्रेशर। इसी को हमने क्या बोला, ट्रिगर प्रेशर। पानी के कारण लगने वाला प्रेशर क्या है बोला गया बच्चों, यहाँ पे ट्रिगर प्रेशर। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहा है कि उसके आने के बाद में प्रेशर जो लगेगा, जो सोल्यूट की वजह से प्रेशर लगा था, ठीक है, उसकी वजह से पानी आया, तो उसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे उसको बोल रहे हैं बच्चों ट्रिगर प्रेशर। और एरिया लोअर प्रेशर उसी फ्लोएम ट्यूब में जहाँ पे लोअर प्रेशर होगा उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी, और यहाँ पे क्या होगा, जो सिंक होगा वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों कम होगा, इसलिए उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम ट्रिगर प्रेशर बोल रहे हैं, और जहाँ पे सिंक है वहाँ पे ट्रिगर प्रेशर कम होगा, तो बच्चों वो उस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि ट्रिगर प्रेशर का जो ग्रेडियंट है वही ड्राइविंग फोर्स बनता है। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज। अगेन क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है सुक्रोज आउट टू द फ्लोएम सैप एंड इनटू द सेल्स विच विल यूज़ द शुगर कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी स्टार्च और सेलुलोज, जो कि इसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे यूज़ करेंगे तो, और स्टार्च या सेलुलोज। मतलब सिंक पे फिर क्या होगा बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर देखो सिंक पे कम था तो वहाँ पे पहुँच गया है, अब सिंक पे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी रिड्यूस, वहाँ पे रिड्यूस होना चाहिए। अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज। अगेन हमें कैसा होना चाहिए बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, नेसेसरी जरूरी है, क्योंकि सुक्रोज को वहाँ से फ्लोएम सैप से निकालना है, क्योंकि उस फ्लोएम सैप का पार्ट होती है सुक्रोज, ठीक है। इनटू द सेल्स जहाँ पे उसको यूज़ करना है, और शुगर को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, एनर्जी की फॉर्म में, या फिर यूज़ करेंगे तो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और या फिर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, या फिर सेलुलोज की फॉर्म में भी वो स्टोर कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस तरह की वहाँ पे स्टोरेज फॉर्म अवेलेबल है। As sugars are removed
एज शुगर्स आर रिमूव्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लेम। बच्चों क्या होगी, शुगर को अगर रिमूव करते हैं तो आपको पता है कि वहाँ ऑस्मोटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ सोलिड हट गया है। सोलिड हट गया तो वाटर मूव्स आउट ऑफ फ्लेम, वाटर को फ्लेम से निकाल के वापस से जाइलम में चला जाएगा। ये बात समझ में आ गई बच्चों की, यहाँ पे फ्लेम से पानी निकला है क्योंकि वहाँ सुक्रोज हमने अनलोड कर ली है और अनलोड एक्टिव प्रोसेस है। उसके कारण बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर जो वहाँ पे कम हो गया तो अब पानी वापस से जाइलम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट टू समराइज। ये डायग्राम भी दिखाया है बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम इसी के लिए दिखा रहा है। ये देखो इस डायग्राम में देखो, अब यहाँ पे ये देखो लीफ दिखाया है बच्चों। इस लीफ में मिडल सेल में जहाँ फूड बन रहा है तो शुगर एंटर सीव ट्यूब। ये ब्लैक वाले क्या है बच्चों, यहाँ पे शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और शुगर पहले ग्लूकोज की फॉर्म में बनेगा, सुक्रोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर ये बच्चों यहाँ पे एक ट्यूब दिखाई है, ये सीव ट्यूब है। ठीक है, शुगर एंटर्स सीव ट्यूब, किस में एंटर करता है बच्चों, सीव ट्यूब में। तो ये वाली क्या है, सीव ट्यूब। ठीक है, वाटर फॉलोज बाई ऑस्मोसिस, वाटर कैसे आएगा बच्चों, ऑस्मोसिस के द्वारा। तो इसके कारण क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हाई ट्रिगर प्रेशर हो जाता है। यहाँ पे क्या जाता है, हाई ट्रिगर प्रेशर। तो यहाँ पे ये सी ट्यूब के अंदर बच्चों देखो यहाँ पे लोड हो रहे हैं, तो लोडिंग कैसी है, एक्टिव है। फिर उसके बाद में जाइलम से पानी आएगा तो पानी बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पानी बढ़ेगा बच्चों, और पानी बढ़ने ऑस्मोसिस के कारण जो पानी आया उसके कारण जो इफेक्ट लगा उसके बोलते हैं हम हाई ट्रिगर प्रेशर हो गया है यहाँ पे। अब मान लो यहाँ जाना इसको कहाँ पे है बच्चों, रूट जो कि सिंक का काम है, या फिर बड जो कि टिप ऑफ स्टेम पे बड है कोई वहाँ पे जो ग्रो कर रही है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे होगा बच्चों, आपको पता है कि हाई ट्रिगर प्रेशर है और जहाँ पे जाना रूट वहाँ पे लो ट्रिगर प्रेशर है, और जहाँ टिप ऑफ स्टेम है बड है वहाँ पे भी लो ट्रिगर प्रेशर है। तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे हाई ट्रिगर प्रेशर लो ट्रिगर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। किससे मूव करेगा, फ्लेम से मूव करेगा। ठीक है, बीच में क्या लगी हुई है यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको ये छोटी छोटी दिख रही है ना, और इनमें पोर देखिए, सीव प्लेट्स हैं बच्चों। ये सारी क्या है, ऐसी वाली सीव प्लेट्स हैं। ये वाली भी सीव प्लेट है। इसमें देखो पोर दिख रहे हैं बच्चों, तो सीव पोर भी होते हैं इनके अंदर। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन फ्लोज टू अ रीजन ऑफ शुगर सॉल्यूशन फ्लोज टू रीजन्स ऑफ लो ट्रिगर प्रेशर, काम मूव करेंगे जहाँ पे लो ट्रिगर प्रेशर होगा उस तरफ वो मूव करेंगे, नीचे वाले की तरफ, और इसके जो है इस डायरेक्शन में भी जहाँ पे टिप ऑफ स्टेम है वहाँ पे भी। अब देखो रूट पे आ गया, रूट पे आके शुगर लीव द सीव ट्यूब, क्या करेगी, सीव ट्यूब को वहाँ पे लीव करेगी फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए, एनर्जी बनाने के लिए और स्टोरेज के लिए और स्टोर होने के लिए वहाँ पे। ठीक है, वाटर फॉलोज बाई ऑस्मोसिस, और वाटर वापस से किस में चला जाएगा बच्चों, जाइलम में चला जाएगा फ्लेम के अंदर से। तो ये रूट में भी होगा, और यहाँ पे जब टिप ऑफ स्टेम पे आएगा तो शुगर लीव द सीव ट्यूब्स को लीव करेगी, और वाटर फॉलोज बाई ऑस्मोसिस के द्वारा पानी का मूवमेंट वापस से जाइलम में हो जाएगा। तो वापस से पानी ऑस्मोसिस के द्वारा फिर चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जहाँ पे पहुँचाना था ये काम किसने किया, फ्लोएम ने किया। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, जो कि प्रेशर फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस को दिखा रहा है। तो बच्चों डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एनसीईआरटी में इस डायग्राम को दिखाया है। और पानी, यहाँ पे जो पानी का मूवमेंट है हाई ट्रिगर प्रेशर टू लो ट्रिगर प्रेशर हो रहा है, और साथ में सुक्रोज का भी मूवमेंट हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ देखो, टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर्स इन द फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स। तो इसको अगर हम छोटे से समराइज करना चाहते हैं कैसे कहेंगे, द मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम बिगिंस एट द सोर्स, कहाँ पे शुरू होता है, सोर्स पे। ठीक है, वेयर शुगर्स आर लोडेड एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू ए सीव ट्यूब। शुगर का जो लोडिंग होता है कैसे होता है बच्चों, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू ए सीव ट्यूब में। लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेट्स अप ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट्स, और जैसी लोडिंग होती है बच्चों वहाँ पे पानी आ जाता है, जाइलम के अंदर से पानी फ्लोएम में आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल वहाँ पे हो जाएगा। एंड सेट्स अप द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम, ये फैसिलिटेट किसको करता है कि मास मूवमेंट होता है। तो ये आपको पता है कि बल्क अमाउंट में होता है, इसलिए इसको हम मास मूवमेंट कह रहे हैं। और कहाँ होगा, जहाँ वाटर पोटेंशियल कम होगा ट्यूब के अंदर वहाँ तक ये जाएगा। तो ये वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट उसको सेटअप कर रहा है, जिसको हमने ट्रिगर प्रेशर के टर्म्स में भी बोला है। सेम चीज़ को हमने कि हाई ट्रिगर प्रेशर है क्योंकि वहाँ पे हाई वाटर पोटेंशियल है, और जहाँ पे लो ट्रिगर प्रेशर है वहाँ पे लो वाटर पोटेंशियल है, इसलिए वहाँ पे वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे बोले हैं ट्रिगर प्रेशर। तो मूवमेंट जो होगा वो पानी का ही होगा, ग्रेडियंट के साथ होगा, वो पैसिव होता है। Phloem tissue is composed of sieve tubes cells which form long columns with holes in their end walls called sieve plates। ठीक है, यहाँ पे क्या फ्लोएम टिश्यू किसका बना होता है बच्चों, सीव ट्यूब सेल्स का बना होता है, विच फ्रॉम लॉन्ग कॉलम्स बने होते हैं, और विद होल्स इन देयर एंड वॉल्स, वहाँ पे होल जो होते हैं वहाँ पे होल रहते हैं उसके अंदर, आपको पता है इसको सीव प्लेट्स बोलते हैं, कॉल्ड सीव प्लेट्स। साइटोप्लाज्मिक स्टेंड्स पास, वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक स्टेंड्स जो आपको दिखाए थे ऑलरेडी, पास थ्रू द होल्स इन द सीव प्लेट्स में पास करते हैं, जो फॉर्मिंग कॉन्टिन्यूस फिलामेंट। वो क्या कैसे बनाते हैं, कॉन्टिन्यूस फिलामेंट, एक दूसरे से वो जुड़े रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, जिसके यहाँ पे बहुत सारे दिखाए हुए हैं आपको। एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एज
हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम इंक्रीजेस, प्रेशर फ्लो बिगिंस। जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक पानी आने से हाइड्रोस्टैटिक पानी का प्रेशर बढ़ेगा ना बच्चों, पानी का प्रेशर बढ़ेगा सी ट्यूब के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगी, प्रेशर फ्लो बिगिंस, और प्रेशर फ्लो शुरू हो जाएगा। एंड जो फ्लोएम सैप है मूव्स थ्रू द फ्लोएम, और फ्लोएम के अंदर से वो मूव करना शुरू कर देगा, पैसिवली मूव करेगा अब तो वो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रगर प्रेशर का ग्रेडियंट है। मीनवाइल एट द सिंक, जो सिंक है बच्चों वहाँ पे क्या होगा, इनकमिंग शुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट टू द फ्लोएम एंड रिमूव, और जो वहाँ पे सिंक पे पहुँचने के बाद में शुगर्स को एक्टिवली भी अनलोड करना पड़ता है। आपको पता कि वो प्रोसेस भी कैसी है बच्चों, एक्टिव प्रोसेस है, तो अनलोडिंग भी एक्टिव है। तो फ्लेम से निकालेंगे, तो फ्लेम से निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, आर रिमूव्ड। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट जो है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आपको पता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का बात क्या होगी, जैसे कि आपको पता किस फॉर्म में वो रिमूव होने के बाद में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में या फिर सेलुलोज की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। द लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूसेस ए हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लेम, जैसे ही सोल्यूट निकाल देंगे, अनलोड कर लेंगे बच्चों, क्या होगा कि वहाँ पे फ्लेम में हाई वाटर पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हो जाएगा। एंड वाटर पासिस आउट एंड रिटर्निंग इवेंचुअली टू जाइलम, वापस से पानी कहाँ चला जाएगा बच्चों, जाइलम में। यही बात हम लिखी हुई है, यही बात हमने समझी थी प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में, मास फ्लो हाइपोथेसिस में, सेम बातें एनसीईआरटी में भी सेम हमने भी जो डायग्राम से समझा था बच्चों, बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई चीज़ नहीं है। अब ये कैसे पता लगा बच्चों कि यहाँ पर कि ये जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम से ही होता है, इसके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था बच्चों। जिस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते हैं बच्चों, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ये अच्छा एक्सपेरिमेंट जिससे हमें पता लगा कैसे, मान लो एक मैंने ये प्लांट लिया है बच्चों, मैंने पूरा नहीं दिखाया प्लांट, मैंने कुछ सेक्शन नहीं दिखाया उसका, ठीक है। मेनली क्या हुआ था कि यहाँ बाल्क रिमूव कर दी गई, प्लांट की क्या हुई, बाल्क रिमूव कर दी गई, और कहाँ तक रिमूव कर दी गई, जहाँ तक फ्लोएम था वहाँ तक रिमूव कर दी, ठीक है। अगर वेस्कुलर बंडल में से फ्लेम रिमूव हो गया तो एक और बच गया, कौन सा बचा बच्चों, जाइलम, मतलब जाइलम इंटैक्ट रहा, हमने फ्लोएम तक उसकी अप टू फ्लेम तक रिमूव कर दी। अब यहाँ पे बच्चों क्या हुआ कि प्लांट को देखते रहे, कुछ टाइम बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, देखते रहे, वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चों कुछ टाइम बाद यहाँ पे जहाँ पे रिमूव किया था ना गर्डल, उसके ऊपर जो है एक स्वेलिंग बनना शुरू हो गई, क्या होगी, स्वेलिंग बनना दोनों तरफ शुरू हो गई बच्चों। क्यों हुई शुरू, क्योंकि साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ कुछ तो चेंज आ रहा है। चेंज इसलिए चेक करने के लिए कि यहाँ चेंज क्या आता है। देखो नीचे से रूट्स हैं, रूट्स तो अपना काम कर रही है कि वाटर मिनरल को अब्जॉर्ब कर रही है। अब ऊपर से क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पे जैसे जैसे ये नीचे की तरफ यहाँ पे आ रहा था, कुछ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो कि हमने यहाँ पे लेयर रिमूव कर दिया, वो वहाँ पे नीचे पूरा रूट तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो बीच में ब्लॉक हो गया, जैसे स्वेलिंग बनना शुरू हो गई। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया बच्चों, इस स्वेलिंग के जो है जितने भी कंपाउंड है उनको टेस्ट किया, उनका एनालिसिस किया कि ये है क्या। फिर साइंटिस्ट ने जब टेस्ट किया तो बच्चों उनको मिला कि ये जो शुगर एक्यूमुलेट हो रही है, ये जो स्वेलिंग बन रही है, किससे बन रही है, क्योंकि यहाँ पे शुगर एक्यूमुलेट हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों, जिसके अंदर से शुगर जा रही थी वो हमने रिमूव कर दिया था, वो वेस्कुलर टिश्यू बच्चों हमने रिमूव कर दिया था। अब शुगर का ट्रांसपोर्ट रूट तक नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे बताया गया कि जो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू रिमूव हुआ है फ्लोएम, वही जो है सुक्रोज का या शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है, जिसकी वजह से नीचे नहीं जा पा रही शुगर, इसलिए यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है। तो इसलिए साइंटिस्ट ने बताया कि जो बच्चों फाइनली प्रूव करके गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से बताया कि यहाँ पर सुक्रोज जो है, शुगर जो है, उसका ट्रांसपोर्ट, जो फूड जो उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम करता है। तो बच्चों आ सकता है नाम की ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक तो ये आ सकता है, ठीक है, बोर्ड में भी अगर 11th के एग्जाम देने तो आपको उसमें आएगा। और यहाँ पे नीट के एग्जाम में बच्चों की कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि फ्लोएम टिश्यू के वेस्कुलर टिश्यू के अंदर से जो है फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, ये किससे, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये फिर ये पूछ सकते हैं गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, जिससे हमें पता लगा कि वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम जो है फूड का ट्रांसलोकेशन करता है। तो ये नीट में आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट called girdling was used to identify the tissues through which the food is transported। यहाँ पे क्या है कि बच्चों ये आइडेंटिफाई करने के लिए किससे, कुछ वेस्कुलर टिश्यू से फूड ट्रांसलोकेट होता है, ट्रांसपोर्टेड होता है, ये पता करने के लिए सिंपल एक्सपेरिमेंट इसको बोलते हैं हम गर्डलिंग, ये याद रखना, ठीक है। गर्डल क्या होती है बच्चों, एक लेयर हटा देना, उसको गर्डल बोलते हैं, इसलिए इसको गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्डल अप टू फ्लेम तक हटाई गई, जाइलम इंटैक्ट रहा। ऑन द ट्रंक ऑफ ए ट्री ए रिंग ऑफ बार्क, रिंग मतलब चारों तरफ से हटा दी उसकी, अप टू ए डेप्थ ऑफ फ्लेम लेयर तक हटा दी गई है, ठीक है। कैन बी केयरफुली रिमूव्ड, ये बहुत ध्यान से हटानी पड़ती है बच्चों, इसके लिए काफ़ी स्किल होनी चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड पोर्शन ऑफ बार्क अबव द रिंग, यहाँ पे क्या होगी, डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है
इन इसके एब्सेंस में क्या होगा, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, द पोर्शन ऑफ बार्क अबव द रिंग ऑन द स्टेम बिकम स्वोलन आफ्टर फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद में ये वहाँ पे फूल गया। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट shows that phloem is the tissue responsible for the translocation of food। यहाँ पे phloem क्या है पता लगा कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के लिए, एंड दैट ट्रांसपोर्ट्स टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन टुवर्ड्स द रूट। और ये यहाँ पे बच्चों एक ही डायरेक्शन में हो रहा था ना, कि अप पार्ट से डाउनवर्ड हो रहा था, ठीक है, मतलब ऊपर वाले पार्ट से नीचे की जो डाउन था वो उसकी तरफ हो रहा था, इसलिए डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा था। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी परफॉर्म्ड बाई यू इजिली, ये आप भी करके देख सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन बच्चों एक और आ सकता है कि क्या प्लांट्स की डेथ हो जाएगी, क्या जल्दी से प्लांट मर जाएगा, तो ये ऑप्शन भी दे सकता है यहाँ पे। देखो प्लांट की डेथ इमीडिएटली नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, आपको पता है, जब को यहाँ पे जो रूट्स हैं उनके पास स्टोर्ड फूड भी तो है, तो स्टोर्ड फूड रहेगा तो रूट जो है लिविंग रहेंगी, मेटाबॉलिज्म करती रहेंगी, तो उसकी डेथ जो है इमीडिएट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स में जब तक स्टोर्ड फूड है जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक वहाँ से रूट डाई नहीं करेंगी। दूसरा, ऊपर अगर वहाँ पे विल्टिंग हो जानी चाहिए थी, भाई पानी का मूवमेंट रुक गया होगा, हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बच्चों जाइलम तो इंटैक्ट था, तो पानी मिनरल थे प्लांट को कंटिन्यूसली मिल रहे थे, एरियल पार्ट जो अपर पार्ट उसको कंटिन्यूसली मिल रहे थे, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा इफेक्ट भी नहीं देखा है कि विल्टिंग हो गई हो। तो ये बात भी यहाँ पे एडिशनली आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे विल्टिंग नहीं देखी जाएगी, विल्टिंग एब्सेंट रहेगी, वहाँ पानी की कमी नहीं होगी, वाटर स्टेटस प्लांट का अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जाइलम जो है वो इंटैक्ट था, बिल्कुल सही था, और जाइलम जो पानी और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर रहा था, इसलिए अपर बॉडी में दिक्कत नहीं थी, पानी भी मिल रहा था, मिनरल्स भी मिल रहे थे, और फोटोसिंथेसिस के बाद फूड भी बन रहा था, अपर बॉडी में दिक्कत नहीं थी। तो प्लांट की अगर डेथ तो होगी बट कुछ टाइम बाद होगी, जब तक स्टोर्ड फूड रूट्स में खत्म नहीं होगा बच्चों तब तक प्लांट की डेथ नहीं होगी। अगर वो खत्म हो गया और जो फूड बन रहा था जो अक्यूमुलेट हो गया वहाँ पे और नीचे नहीं पहुँचा, अगर फिर वहाँ पे जो है जो स्टोर्ड फूड खत्म हो जाएगा, फिर हो सकता है कि रूट डाई कर जाए और फिर प्लांट की डेथ हो जाए। तो वो कुछ टाइम बाद होगी, इंस्टेंटली वो नहीं होगी, वो कुछ वीक्स भी हो सकती है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं होने वाली। तो यहाँ पे जाइलम की वजह से वाटर का ट्रांसपोर्ट, मिनरल का ट्रांसपोर्ट इंटैक्ट था बिल्कुल, तो ठीक है। तो इससे ये बता सकते हैं वाटर स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा ज़्यादा, अगर वहाँ पे रूट इंटैक्ट रही है, सही रही है, तो जाइलम बिल्कुल सही था वहाँ पे, तो इसलिए बच्चों इंस्टेंट डेथ नहीं होगी। तो ये बात भी एडिशनल आप बोल सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो में आपको ये ट्रांसलोकेशन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हम जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, और हम इस चैप्टर के एंड पे थे, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। उम्मीद करूँगा बच्चों आप सारे वीडियोस को देखो, ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी यहाँ से पढ़ पाएँ। साथ में बच्चों अपने आप जो है आगे की नोटिफिकेशंस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको जैसा लगा है तो वैसे आपके जो ओपिनियंस है वो भी आप बता सकते हो, तो कमेंट करके आप ये सब बातें शेयर कर सकते हो। और साथ में बच्चों आप अपनी नीट की तैयारी को अच्छा करने के लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यूसली आप इस चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे और आपकी प्रिपरेशंस में अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।